कॉलिजन। कॉलिजन क्या? कॉलिजन। देखिए कॉलिजन क्या होता है उसको समझते हैं, है ना। तो सभी लोग कॉलिजन के बारे में सुने होंगे, है ना। कॉलिजन क्या होता है, उसका हिंदी क्या होता है? टक्कर। क्या होता है? टक्कर। क्या? टक्कर यानी कॉलिजन। तो कॉलिजन जो है हम लोग का डिफरेंट टाइप का हो सकता है ना। देखिए कॉलिजन तो देखिए कॉलिजन को देखिए ध्यान से। सॉरी, कॉलिजन देखिए, कॉलिजन को हम लोग जनरली डिवाइड करते हैं ना, वो आपका डायमेंशन के आधार पर, सिंपली पहले डायमेंशन के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, इसको तीन पार्ट में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। वन डायमेंशन कॉलिजन, वन डायमेंशन, वन डायमेंशन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं 1D कॉलिजन। ठीक है। दूसरा टू डायमेंशन कॉलिजन, टू डायमेंशन, यानी शॉर्ट में लिखेंगे 2D कॉलिजन। ठीक है। थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, डायमेंशन आज को शॉर्ट में लिखते हैं 3D कॉलिजन। देखिए इस तीनों टर्म में क्या क्या डिफरेंस है उसको समझिए। वन डायमेंशन कॉलिजन, टू डायमेंशन कॉलिजन और थ्री डायमेंशन कॉलिजन। देखिए वन डायमेंशन कॉलिजन को हम लोग लिनियर कॉलिजन भी कर सकते हैं, इसको सरफेस और उसको स्पेस कॉलिजन, मतलब 1D 2D 3D की बात कीजिए, है ना। वन डायमेंशन कॉलिजन में क्या होगा, कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के पहले, बिफोर कॉलिजन, दोनों पार्टिकल जो है एक लाइन में होगा। ये बिफोर कॉलिजन है, ये क्या है, टर्म बिफोर कॉलिजन का है। और इसका स्पीड ज्यादा होना चाहिए, हर हाल में इसका स्पीड ज्यादा होगा। ये V2 V1 है, V1 ग्रेटर होगा V2 से, तभी जाके पीछे से टक्कर मारेगा वो। कॉलिजन हो गया और कॉलिजन के बाद भी, कॉलिजन के बाद आफ्टर कॉलिजन है ये, सब एक लाइन में रह जाए। मतलब कॉलिजन के पहले, कॉलिजन के समय और कॉलिजन के बाद अगर कोलाइड बॉडी जो टकरा रहा है वो एक ही लाइन में रह जाए, एक ही एक्सिस में रह जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वन डायमेंशन कॉलिजन कहेंगे। क्या कहेंगे? वन डायमेंशन कॉलिजन कहेंगे। अब टू डायमेंशन कॉलिजन को देखते हैं, किसको? टू डायमेंशन को घेर देते हैं, इधर वन डायमेंशन इधर टू डायमेंशन देखते हैं। टू डायमेंशन कॉलिजन में क्या है, मान लिया कि आप कैरम बोर्ड खेले होंगे, कैरम बोर्ड। तो कैरम बोर्ड में क्या है, एक गोटी जो है रखा हुआ है और स्टाइगर्स उसको हिट किए हैं, और ये जाने के बाद, हिट करने के बाद एक इधर भाग गया और एक इधर भाग गया, मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भाग गया, एक लाइन में नहीं रहा। तो इसको कॉलिजन इन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलिजन इन प्लेन कहते हैं, यानी टू डायमेंशन कॉलिजन कहते हैं। तो टू डायमेंशन कॉलिजन में क्या होगा, आफ्टर कॉलिजन दोनों बॉडी जो है सर्टेन अलग अलग डायरेक्शन में होगा। इसको ऑब्लिक कॉलिजन भी कह सकते हैं, तिरछा वाला, है ना। उसी तरह से 3D कॉलिजन होगा।
3D कोलिजन में क्या होगा, कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट जो है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जा सकता है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, जिधर मन करे उधर जा सकता है कोलिजन के बाद, है ना। कोलिजन के बाद ऑल डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकता है, एक्स एक्सिस में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है, जिधर मन करे उधर जा सकता है, तो उसको स्पेस कोलिजन कहते हैं, है ना। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है ना, वो होता है आपका हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। इसको कहते हैं आमने सामने का टक्कर, इसका मतलब होता है आमने सामने का टक्कर। इसको कहते हैं, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, ऑब्लिक कोलिजन, यानी कि कैरम बोर्ड में ऑब्लिक कोलिजन। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब समझते हैं वो विस्फोट, है ना, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल उसका वही है। मतलब कोलिजन को हम लोग तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, वन डायमेंशन कोलिजन, टू डायमेंशन कोलिजन और थ्री डायमेंशन कोलिजन। अगर डेफिनेशन लिखने की बारी हो तो भी लिख सकते हैं आराम से आप, है ना। ए कोलाइड बॉडी रिमेन ऑन सेम लाइन आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन, देन कोलिजन इज नोन एज वन डायमेंशन कोलिजन। यानी कि कोलाइड बॉडी या पार्टिकल, कोलाइड बॉडी बिफोर बिफोर ड्यूरिंग and after collision, after collision remain on same line, same line, remain on same line, then collision is known as क्या, वन डायमेंशन कॉलिजन, वन डी कॉलिजन इसको कहेंगे, एक डायमेंशन कॉलिजन कहेंगे, वन डी कॉलिजन। उसी तरह से टू डी कॉलिजन में सब कुछ वही होगा, रिमेन ऑन सेम प्लेन रह जाएगा, तो उसको टू डी, यहाँ सेम प्लेन इसके बदले लिख देंगे, सेम लाइन के बजाय सेम प्लेन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टू डायमेंशन होगा, और मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन लिख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका थ्री डायमेंशन कॉलिजन होगा। तो कॉलिजन के बारे में इसमें तो समझ में आ गया होगा, किन्हीं को कोई कष्ट नहीं रहा होगा, है यानी कॉलिजन यानी टकराना, टकराने की जो पॉसिबिलिटी है वह तीन तरह से हो सकता है। कौन कौन, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और आपका थ्री डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब होता है कि कॉलिजन यानी टक्कर के पहले, टक्कर के बाद और टक्कर के समय अगर ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में रह जाए, एक लाइन से दूसरे लाइन में नहीं जाए, एक लाइन में रह जाए, एक एक्सिस पर रह जाए, तो उसको वन डायमेंशन कॉलिजन कहते हैं। लेकिन अगर कॉलिजन के पहले, कॉलिजन के बाद अगर ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव करने लगे, दो एक्सिस में मूव करने लगे, तो उसको टू डायमेंशन कहेंगे। और कॉलिजन के बाद या कॉलिजन के समय जो भी हो, ऑब्जेक्ट अगर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करने लगे, जिसको स्पेस कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग थ्री डायमेंशन कॉलिजन। और उसका सबसे फिगर से बता दिए थे कि वन डायमेंशन में एक ही लाइन में रहेगा, टू डायमेंशन में देख लीजिए, और थ्री डायमेंशन में हेड ऑन कॉलिजन इसका बेस्ट एग्जांपल है, ऑब्लिक और एक्सप्लोजन। जबकि इसमें एक डेफिनेशन लिख दिए हैं, कोलाइड बॉडी बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन ऑन सेम लाइन, तो आपका वन डायमेंशन हो गया। सेम प्लेन कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा टू डायमेंशन, और यहाँ कर दिएगा कि इन स्पेस
तो 3 डायमेंशन। अब तो कोई कष्ट नहीं रहा होगा किन्हीं को। देखिए, इन कॉलिजन, इन कॉलिजन टू लॉ, सॉरी, इन कॉलिजन टू लॉ applicable, applicable यानी कॉलिजन में 2 लॉ applicable है। पहला जो है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए, लीनियर मोमेंटम की बात की, एंगुलर नहीं, लीनियर मोमेंटम इन कॉलिजन टू लॉ applicable। पहला कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दूसरा जो है नाम ही है काफी, न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ। देखिए, हर हाल में, एट एनी कंडीशन, हर हाल में एट एनी कंडीशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लगेगा ही। मतलब ये पहला जो लॉ है ना, कॉलिजन का कोई भी क्वेश्चन है उसमें हर हाल में लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो आएगा ही सबसे पहले। यानी कि आपके क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब अगर आप किसी बुक का, किसी मटेरियल का अगर 100 क्वेश्चन बनाते हैं तो लगभग 80% से ज्यादा प्रॉब्लम सिर्फ यही से बन जाएगा, पहला लॉ से ही बन जाएगा। आपके एग्जाम मतलब कि आपके सिलेबस में वही मिल नहीं पाना है। सम टाइम ये आएगा और सम टाइम कभी कभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता है, वो देखेंगे कि कैसे कैसे आता है। लेकिन आप 80% से एभव आप कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमको ये समझना है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लीकेबल कब होगा, कब अप्लाई करेंगे, कब अप्लाई नहीं करेंगे। अप्लाई करते समय हम क्या सोचेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या पता चलेगा कि हम लोग लगाएंगे ही हर हाल में। तो सबसे पहला अब वही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर डिस्कशन करते हैं, है ना। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। एंगुलर की बात नहीं कर रहे हैं, एंगुलर रोटेशन में है, अभी लीनियर की बात कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले चलते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ से चलते हैं और जरा देखते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ में एक फॉर्मूला था डीपी बाई डी। डीपी बराबर होता है एफ इंटू डी टी, वेर एफ इज द एक्सटर्नल फोर्स। ये एफ जो है एक्सटर्नल फोर्स है, नॉट इंटरनल। एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स रहता है तो ना, एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम, ऑब्जेक्ट, बॉडी जो भी हो, इज जीरो, क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो आप डीपी बराबर लिख सकते हैं जीरो गुने डी, यानी जीरो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि चेंज इन मोमेंटम नहीं हुआ। देखिए यहां मोमेंटम जीरो नहीं है, चेंज इन मोमेंटम जीरो है। दैट इज कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम आपका जीरो है। दैट इज इसको कह सकते हैं मोमेंटम इज कांस्टेंट थ्रू आउट टाइम। दैट इज कह सकते हैं मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट। कब कांस्टेंट है, कंडीशन देखिए कब कांस्टेंट है, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। यानी कि आप कह सकते हैं आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब लगेगा,
तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी लगेगा जब एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं हो। यानी आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते समय आपको पता चलना चाहिए कि एक्सटर्नल फोर्स के बारे में अगर दे रहा है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। यानी कि मोमेंटम कंजर्व कराना है तो एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। यानी मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम एप्लीकेबल व्हेन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। यानी कि बी अप्लाई conservation of linear momentum if external force is 0 तभी लगेगा। बात यार इंटरनल फोर्स की बात नहीं, इंटरनल फोर्स रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कब लगेगा, ये बात समझ में आ गया है कि अभी भी कोई कष्ट है तो बताइए। देखिए स्टेटमेंट क्या है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, है ना। देखिए स्टेटमेंट में लिखेंगे सम ऑफ linear momentum sum of linear momentum of collide body sum of linear momentum collide body before during and after collision is same क्या is same if external force not present नहीं होगा तब होगा क्या होगा, sum of linear momentum collide body before during and after collision is same if external force not present। एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर एक बॉडी है ये, एक दूसरा बॉडी है ये, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका स्पीड u1 है, इसका स्पीड u2 है बिफोर कॉलिजन। टक्कर भी हो गया दोनों का, ये m1 था ये m2 था। और देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 पॉइंट है आपका, ध्यान से ये भी बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये जो है इसका स्पीड v1 है, इसका स्पीड v2 है, और ये m1 है और ये क्या है आपका m2 है। बात को समझने की कोशिश कीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। जब बात समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह से तो यहाँ पर बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाहते हैं जो और क्या करना चाहते हैं जो, है ना। कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के देखिए यहाँ पर जो है आपका, हमने कहा कि कॉलिजन के पहले का स्पीड u1 है और u2 है, कॉलिजन के बाद v1 v2 है। तो यहाँ लिखा हुआ सम ऑफ लिनियर मोमेंटम कोलाइड बॉडी बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोलिजन इज सेम, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। यानी कि मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट आप लिख सकते हैं दैट इज p फाइनल या p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, जैसे लिखना है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल या p फाइनल बराबर p इनिशियल होना। यानी इस लैंग्वेज का यही इतना छोटा मीनिंग है। यानी कि हर बार हम क्या करेंगे, सिर्फ इस लैंग्वेज के बदले इतना ही लिखेंगे, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। क्या लिखेंगे, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। p इनिशियल इक्वल टू सिर्फ p फाइनल लिखाएगा और कुछ नहीं। आप बात समझ सकते हैं अच्छी तरह से। यानी कि
मतलब अब क्वेश्चन जब बताएंगे कभी तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे, इससे ज्यादा तो हम लिख ही नहीं सकते हैं। यानी पी इनिशियल टू पी फाइनल। अब पी इनिशियल टू पी फाइनल क्यों लगा रहे हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, और आपको भी समझना पड़ेगा इस बात को। और इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। एक बात और बोल देते हैं, लिखवाएंगे नहीं, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का जोड़ वेक्टर के तरीके से किया जाता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे पूरे कोलिजन का क्वेश्चन बनाते समय, है ना। अब वेक्टर कैसे यूज होता है, कैसे एडिशन होता है, वो वेक्टर में पढ़ना था, वो पढ़ा चुके हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर, दोनों आई आई में है, इसलिए आई आई लिखने की जरूरत नहीं है। m1u1 प्लस m2u2 सम ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ कोलाइड बॉडी बिफोर कोलिजन इक्वल टू सम ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ कोलाइड बॉडी आफ्टर कोलिजन m1v1 m2v2। इक्वेशन नंबर पहला। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक में तो कोई पूछ सकते हैं आप, लेकिन उसके पहले हम चलते हैं न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ में। अब आते हैं सेकेंड लॉ में जो अप्लीकेबल है, न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ। न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ क्या है? न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ। देखिए इसमें क्या कहता है, दो टर्म है, एक है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये क्या होता है? द रिलेटिव वेलोसिटी, द रिलेटिव वेलोसिटी by which, the relative velocity by which, the relative velocity by which object approach each other, each other is known as, is known as velocity of approach, velocity of approach, approach। इसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहेंगे। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को आप लिख सकते हैं यहाँ पर इस कंडीशन में कि u1 माइनस u2 होगा, क्योंकि u1 का स्पीड ज्यादा है तब ना उससे जाके टकराएगा। कोलिजन नहीं होगा तो कोलिजन का लॉ क्यों लगाइएगा, ये बताइए खुद आप ही। एक है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है? द रिलेटिव, द रिलेटिव वेलोसिटी, द रिलेटिव वेलोसिटी बाय विच, द रिलेटिव वेलोसिटी बाय विच, द रिलेटिव वेलोसिटी बाय विच, the relative velocity by which object separate from each other, each other, each other is known as velocity of separation, velocity of separation, velocity of separation। और ये जो होगा आप कैसा होगा, देखिए जब टक्कर मारेगा तो पीछे वाला स्लो हो जाता है, आगे वाला बढ़ जाता है, इसलिए v2 माइनस v1 होगा। कितना स्पीड से सेपरेट करेगा जो। अगर इन सभी में आप लोग को तनिक भी प्रॉब्लम है तो हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इसको मिटाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का स्टेटमेंट क्या है, उसको देखिए। स्टेटमेंट, द रेशियो, द रेशियो ऑफ
velocity of separation to the velocity of approach is constant for collision। मतलब ये न्यूटन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये स्टेटमेंट दिया, और वह कांस्टेंट जो होता है वो ई के बराबर होता है। मतलब कि आप लिख सकते हैं V2 माइनस V1 और U1 माइनस U2 इक्वल टू ई होता है। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर समझ लीजिए बात को ध्यान से, ये फॉर्मूला है, यही रेशियो कांस्टेंट है। अब ई का एक स्पेशल नाम यहाँ दिया गया है, ई को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और ई का वैल्यू जो होता है एकदम 100% इसी के बीच का होता है। ये भी याद रख लेना है हर हाल में, समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से। यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का न्यूमेरिकल वैल्यू मैक्सिमम 1 होगा, मिनिमम 0 होगा और उसके बीच का होगा। ये है आपका न्यूटन एक्सपेरिमेंट लॉ का क्या आपका स्टेटमेंट है। अब जरा गौर से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाइज को कर दीजिए तो आप लिख सकते हैं V2 माइनस V1 बराबर E U1 माइनस E U2 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई M1। M1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए मोमेंटम में लाने के लिए, तो हो जाएगा M1 V2 M1 V1 M1 E U1 और M1 E U2 इक्वेशन नंबर सेकेंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन था M1 V1 M2 V2 M1 U1 M2 U2, और सेकेंड इक्वेशन है M1 V2 M1 V1 M1 E U1 और माइनस M1 E U2। आप लोग क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और हमको यहां से दोनों का देखिए अगर हम दोनों को जोड़ ही रहे हैं तो ये जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू ये है, तो कट गया। यहां से क्या हुआ, V2 कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा M1 प्लस M2। देख लीजिए यहां पर क्या कीजिए आप, यहां पर M1 U1 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस ई बच जाएगा। यहां पर अगर आप U2 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा M2 माइनस M1 E। देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो देखिए यहां से आप लिख सकते हैं ऐसा कि V2 बराबर लिखिएगा तो इससे डिवाइड कीजिएगा तो आपका ये फॉर्मूला आ गया। एवं जो फॉर्मूला है आपको क्या बतला रहा है, आप समझ सकते हैं बात को। वो बतला रहा है वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन। ये फॉर्मूला आपको अभी का अभी मन में याद करना है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन। क्या कोलिजन। अब उसी तरह से V1 इक्वल टू लिखेंगे M1 सॉरी M2 U2 1 प्लस E
और m1 सिमिलरली लिख रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा, u1 m1 m2e डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये वो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन है, ये कोलिजन के बाद का सिचुएशन का है, पहले का सिचुएशन का नहीं है। ये है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन, और वो है सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन। फार्मूला में क्या नहीं याद करना है, देखिए नीचे वाला टर्म कभी मत याद कीजिए, वो तो पता है m1 पता है m2 से डिवाइड होगा। अगर v2 है तो m1 u1, 1 प्लस c तो दोनों में है। अगर v1 है तो m2 u2, पहला टर्म तो ऐसा ही याद हो गया। v2 है तो m1 u1, v2 है तो m1 u1। सेकेंड टर्म की बात कीजिए, v2 है तो u2 है और m2 पहले और तब m1 ही है। अगर v1 है तो u1 m1 माइनस m2e। आने की लर्न करने का क्या टेक्निक है वो आप खुद दिमाग में लगा सकते हैं, ठीक है, और इसको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, on the basis of coefficient of restitution, on the basis of coefficient of restitution, यानी coefficient of restitution को क्या चीज से डिनोट करते थे, याद होगा आप लोग को, कैपिटल स्मॉल ई से। on the basis of coefficient of restitution, collision divided into 3 पार्ट। अब इसके आधार पर भी कोलिजन को डिवाइड किया है 3 पार्ट पर। अब तीनों पार्ट को देखते हैं कि कौन कौन सा पार्ट है। सबसे पहले है इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। उसके बाद है इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। दूसरा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन में इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। ऐसा है। अब देखिए इस तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस से सारा काम क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, ई का वैल्यू हर हाल में 0 होगा, पहला पॉइंट इन इलास्टिक कोलिजन में। इसमें जो होगा ई का वैल्यू 1 कभी नहीं होगा और 0 भी कभी नहीं होगा, मतलब 1 और 0 के बीच का वैल्यू होगा। जबकि ये जो होगा ई का वैल्यू 1 होगा हर हाल में, परफेक्ट इलास्टिक में। अब देखिए इसमें जो है ना, आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडी मूव टुगेदर, अभी प्रूफ करके भी दिखाएंगे। आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडी मूव टुगेदर। कोलिजन के बाद दोनों बॉडी है जो हर हाल में साथ साथ मूव करेगा। कैसे मूव करेगा? साथ साथ। आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडी मूव टुगेदर। आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडी मूव टुगेदर, है ना। आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडी मूव टुगेदर। लेकिन इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में मूव सेपरेटली, यानी आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडी मूव सेपरेटली। और इसमें भी सेपरेटली होगा, सेपरेटली। यानी कि दूसरा डिफरेंस ये हो गया, कोलिजन के बाद दोनों बॉडी साथ साथ चलेगा, चिपक करके चलेगा। इसमें अलग अलग चलेगा, उसमें भी अलग अलग चलेगा। अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन।
लिख देते हैं एगो लाइन में, यहां से वहां तक तीनों में अप्लीकेबल होगा। कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम applicable for all type of collision, all type of collision, मतलब सभी में कॉलिजन ये एप्लीकेबल होगा, बस तीनों तरह में, इसीलिए एक ही लाइन में लिख दिए यहां से वहां तक, तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा। अगला, इसमें लॉस ऑफ एनर्जी होगा, लॉस ऑफ एनर्जी। और जनरली आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन या बुक में क्वेश्चन होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में जो भी 99% प्रॉब्लम यही रहेगा। इसमें भी होगा लॉस ऑफ एनर्जी, और लॉस ऑफ एनर्जी का जनरली मीनिंग काइनेटिक एनर्जी। इसमें नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एनर्जी इसमें लॉस नहीं होता है, किसमें? परफेक्ट इलास्टिक में, यानी एनर्जी का लॉस कभी नहीं होगा। देख लिए ध्यान से, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल तो बहुत सारा है, मतलब इलास्टिक कोलिजन का कि चिपक करके चले, है ना, कोलिजन के बाद दोनों साथ साथ चले, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है ना। आप भागल जा रहे हैं, आपके पीछे से ऊपर से आ रहा है होली, कीचड़ दे देंगे तो आपके साथ चिपक के चलेगा ना। तो इसमें दोनों बॉडी साथ साथ चलेगा, इसमें सेपरेट हो जाएगा इलास्टिक कोलिजन में। और ये जनरली ये कोलिजन होता है टफ बॉडी में। टफ बॉडी मतलब आप समझ सकते हैं मेटल, इलास्टिक वर्ड मेटल, जो बॉडी का कोलिजन ये सब आपका इलास्टिक होगा, या सेपरेट कर जाए, मतलब सिंपल ये सब भी जैसे टकराता है तो सेपरेट कर जाए, उसको इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, है ना। लेकिन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नेचर में संभव नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नेचर में संभव ही नहीं है। कहिए क्यों? आप खुद सोचिए, कोलिजन होगा और एनर्जी लॉस नहीं होगा, ऐसा हो सकता है? टक्कर होगा, एनर्जी लॉस नहीं हो, ऐसा हो सकता है? साउंड में डेवलप करेगा, हीट में डेवलप करेगा, किसी न किसी एनर्जी में तो लॉस करेगा वो। तो ये जनरली संभव नहीं है नेचर में। फिर भी कुछ कोलिजन को हम लोग मानते हैं कि ये परफेक्टली इलास्टिक होगा, और वह कोलिजन है एलिमेंट्री पार्टिकल का कोलिजन। अब आपको ये भी नहीं याद होगा कि एलिमेंट्री पार्टिकल कहते किसको है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, फोटोन, ये सब जो है एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। तो उसके कोलिजन को हम लोग जनरली क्या मानते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मानते हैं। आया समझ में? तो ये सब इसका एग्जाम्पल था, और बात भी समझ में आ गया होगा। तो हमें लगता है कि अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सम स्पेशल कंडीशन, सम स्पेशल कंडीशन, देखिए ध्यान से समझिएगा। पहला कंडीशन केस क्या है? केस फर्स्ट में क्या ले रहे हैं? देखिए, एक हाथी है, एक चींटी है, मतलब M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2, यानी हाथी जो है का मास, मतलब पहले बॉडी का मास बहुत ज्यादा है, और M1 बॉडी जो है आपका, ये M1 है जो बहुत भारी है, लेकिन ये U स्पीड से जा रहा है। और M2 जो है मतलब चींटी, वो यहाँ आराम फरमा रही थी, यानी रेस्ट में था। सही बराबर E2 बराबर 0 लिख दिए, यानी M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2 है। मतलब हाथी जो है U स्पीड से जा रहा था, चींटी आराम कर रही थी, जाके ये टक्कर मार दिया। तो आफ्टर कोलिजन हाथी का वेलोसिटी क्या होगा और चींटी का वेलोसिटी क्या होगा, ये आपको बना करके प्रूफ के साथ हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए, हम चेक करेंगे। जबकि कोलिजन जो लेना है 100% इलास्टिक कोलिजन लेना है, इक्वल टू 1 लेना है, परफेक्टली इलास्टिक लेना है, यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मान के बनाना है क्वेश्चन को।
चलिए, सबसे पहले तो फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं बिना फार्मूला कुछ नहीं कर सकते हैं। V1 बराबर था M1 M2 U2, M2 U2 आप 1 प्लस E डिवाइड बाई M1 प्लस M2, और था आपका U1 M1 माइनस M2E बाई M1 प्लस M2। फार्मूला याद होना चाहिए। तो V1 निकालते हैं। देखिए यहाँ सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। M2 U2, तो U2 तो जीरो है, U2 तो जीरो है, तो सारा पार्ट जीरो हो गया, कहानी खत्म है ना। U2 यहाँ क्या है आपका, जीरो है, तो सारा पार्ट जीरो हो गया। U1 तो U था, पहला का स्पीड U था, M1 है, अब माइनस M2 गुने 1 है, अब बाई M1 प्लस M2 है। हम कहाँ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ देखिए, आप बताइए, हाथी में से चींटी के मांस को घटा दीजिए। हाथी बहुत बड़ा है ना, हाथी 1000 केजी में से 10 ग्राम घटा दीजिए। क्या कुछ गलत बोल रहे हैं। हाथी का मांस 1000 केजी होता है, उसमें 10 ग्राम, चींटी का मांस 10 ग्राम बहुत ज्यादा बोल दिए हैं, मिलीग्राम में होगा। आप घटा दीजिए तो हाथी का मांस बचेगा, तो M1 माइनस M2 यहाँ M1 हो जाएगा, और हाथी के मांस में चींटी का मांस जोड़ दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी यू रह जाएगा। गुना भाग करने आना चाहिए थोड़ा मैथ वाला। अब V2 बराबर लिखिएगा तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत है। चलिए लिख देते हैं M1 U1 1 प्लस E M1 प्लस M2 प्लस U2 M2 M1E बाई M1 प्लस M2। देखिए U2 तो जीरो था, तो इधर वाला पार्ट अब की बार जीरो हो जाएगा। आप समझ सकते हैं बात को, उधर वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो इधर वाला पार्ट में क्या बचेगा, M1 U 1 प्लस 1 हो जाएगा, E का वैल्यू 1 दिया हुआ है, और हाथी में से चींटी के मांस को जोड़िएगा तो हाथी का मांस बचेगा, ये भी आप समझते होंगे। इसलिए आप लिख सकते हैं M1 इंटू 2U डिवाइडेड बाई M1, कट गया, यानी 2U। यानी कि अब याद कीजिए, हाथी अगर चींटी को टक्कर मारेगा तो हाथी अपने उसी चाल में चलते रहेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, और चींटी उसके दूना रफ्तार से आगे उड़ जाएगा। और इस घटना का आप यूज बचपन से करते आए हैं, भले आपको पता नहीं था। फुटबॉल कभी अगर खेले होंगे तो याद कीजिए, फुटबॉल का मास 25 ग्राम 50 ग्राम होता है, और आप है कम से कम 30-40 केजी के, तो दौड़ के जब उसको मारते हैं तो आप भी दौड़ते चले जाते हैं, तो आपके चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फुटबॉल आपसे तेजी से आगे निकल जाएगा। उसी तरह से है ना, एक हैवी लोडेड ट्रक है जो हाई स्पीड में जा रहा था, और आप जो है साइकिल चलाते जा रहे थे और ट्रक से हल्का टकरा गए, तो ट्रक के चाल पर कोई फर्क पड़ेगा। तो ड्राइवर देखो, उसको पता नहीं चलेगा कि कोई टकराया भी उससे, या ट्रेन तेज रफ्तार में जा रहा है ना, उस पर एगो पत्थर उठा के फेंक दिए, तो क्या होगा, ट्रेन मतलब एक्सीडेंट कर जाएगा, उलट जाएगा, ऐसा कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब, एक हैवियर बॉडी, अब हाथी चींटी का एग्जांपल इसलिए बोल रहे थे कि आपको याद रहे, अगर कोई हैवियर बॉडी 50 गुना ज्यादा भारी वाला, 60 गुना ज्यादा भारी वाला क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में और बनाने के लिए दे देता, आप तो बनाने लगिएगा, और हमको कंसेप्ट याद है कि अच्छा हैवियर बॉडी है, अरे वाह, इसका तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, वो तो जितना रहेगा उतना ही रहेगा, और जो लोअर बॉडी रुका हुआ था वो दूसरा रफ्तार से निकल जाएगा। तो ये सब कंडीशन को याद रखने से सम टाइम, हमेशा नहीं बोल रहे हैं, कभी कभी एग्जाम में फायदा हो सकता है, बस इतना समझ लीजिए। अब हम सारा कंडीशन सेम रखते हैं, सिर्फ यहाँ पर सेकेंड केस कर देते हैं और यहाँ पर इक्वल का साइन कर देते हैं। नहीं, सेकेंड केस में इक्वल का साइन नहीं करते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्शन उलट देते हैं, अब की बार ऐसे कर देते हैं। मतलब अब ये हुआ कि हाथी रेस्ट में है, हाथी
रेस्ट कर रहा है, चींटी जो है दौड़ के जाके उसको टक्कर मार दिया। मतलब हाथी आराम कर रहा था, चींटी जाके उसको धक्का मार दिया। अब चींटी का क्या होगा और हाथी का क्या होगा? कहने का मतलब एक हैवियर बॉडी जो है 18 कदम रेस्ट में था ना, पूरा एकदम रुकल था, उसका ब्रेक व्रेक सब लगल था। आए वो बाइक वाला जाके तेज से जाके धक्का मार दिया, तो ट्रक का उड़िया जाएगा। लेकिन प्रूफ करके दिखाना है जल्दी से, फास्ट में। देखिए कंडीशन को अगर ध्यान से समझिएगा तो बहुत इजी है, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लीजिए। फिर से फॉर्मूला में पुट कीजिएगा तो देखिए हमारे हिसाब से अगर लिखिएगा तो V1 बराबर क्या होता है, M2U2, तो इधर वाला पार्ट 0 आपका होता है U1, तो है U M1 माइनस M2 गुने 1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। जरा गौर से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा बात। देखिए U गुने होगा हाथ, ये चींटी है उसमें हाथी, मतलब 10 ग्राम में 1000 किलो घटाइए तो माइनस 1000 किलो बचेगा, उसमें क्या दिक्कत है? आपके पास 1 रुपया हम 1 लाख मांग रहे हैं, तो लगभग 1 लाख आपको उधार लेना पड़ेगा कि नहीं? तो उधार का मतलब माइनस साइन हुआ, और फिर वही, तो यहाँ M2 बच जाएगा, सिर्फ कट गया, माइनस यू आया। यानी चींटी जो है हाथी जाके धक्का मारा और उसी रफ्तार से फिर पीछे फेंका गया। माइनस साइन का मतलब यही है, वो पीछे फेंका गया। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग बचपन से बहुत बार खेले हैं, ये वो गेंद लेते थे और दीवार पर मारते थे खट, तो दीवार का दरक दरक के उधर भागने लगता था, केवल गेंद को आप कैच कर लेते थे दोबारा। यानी जितना तेज से दीवार पर मारते थे गेंद को उतना ही तेज से वो रिबाउंड होके आता था। यानी कहने का मतलब हाथी अगर है बहुत हैवियर मास रेस्ट में है और अगर लोअर ब्लॉक जाकर उसको धक्का मारेगा तो उसी रफ्तार से लौट जाएगा, उसके रफ्तार में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जबकि अगर V2 निकालने चलिएगा तो लिखिएगा आपका क्या, M2U2, V2 बराबर लिखिएगा क्या, M1U1, तो M1U1, तो आपका U1 प्लस 1 M1 प्लस M2, तो M1 प्लस M2, और ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा क्योंकि U2 0 है। अब जरा गौर से देखिएगा, इसमें जो है ना M1 चींटी का मास है ना, और यहाँ पर लिख सकते हैं V2 बराबर 2M1U बाई M1 आप प्लस M2, तो M2 का वैल्यू तो 0 है, मतलब M2 सॉरी M2 यहाँ हो जाएगा, M2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा क्योंकि M1 बहुत कम था। अब बताइए ये 1000 केजी है, ये 1 ग्राम है, तो रेशियो जो है ना लगभग आपका 0 के आसपास आएगा रेशियो इसका। मान लीजिए 1 रुपया में 1 लाख से भागा दीजिए तो क्या होगा, 0.0000000, यानी टेंस टू 0 होगा ये लगभग। यानी हाथी हिल उल के वहीं पर रह जाएगा, वाइब्रेट करके रह जाएगा। दीवार पर गेंद को कस के मारिएगा तो थोड़ा बहुत वाइब्रेट करेगा लेकिन अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। किन्हीं को प्रॉब्लम है तो हमको बताइए, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए तीसरा नंबर कंडीशन में आप आ जाइए, केस थर्ड में आ जाइए। केस थर्ड में आ जाइए कि M1 बराबर M2 है, अब की बार है ना, वैल्यू नहीं चेंज किया है, और फिर से कंडीशन वही है कि M1 जो है दौड़ रहा था U से और M2 जो है आराम फरमा रहा था, लेकिन आपका E का वैल्यू 0 है। तो फिर से आपको बतलाना है कि वैल्यू दोनों का क्या क्या होगा। जल्दी से फास्ट में सॉल्यूशन करके भेजिए व्हाट्सएप नंबर पर। इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपका V1 इक्वल टू होगा 0 और V2 बराबर हो जाएगा U। सॉल्यूशन करके देख लीजिए, इसमें दोनों इसी तरह से आएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, दोनों का मास सेम है और E का वैल्यू आपकी 0 है, तो U1 बराबर V1 बराबर जब निकालिएगा तो जानते क्या आएगा, U/2 आएगा, और V2 बराबर भी U/2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं, दोनों अब चिपक के चलेगा, दोनों साथ साथ चलेगा, दोनों का वैल्यू आप निकाल लीजिए।
ठीक है, इसी तरह से निकलता है वैल्यू। फार्मूला याद कर लीजिएगा, अगले क्लास में एचसी वर्मा का क्वेश्चन बुक लेके बैठिएगा और 14 नंबर के बाद जहां तक बन सके बना लीजिए।